श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बतलाने वाले हैं कि साल 2024 में खरमास, जिसे मल मास के नाम से भी जाना जाता है, कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको खरमास के चलते कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, क्या कार्य करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। साथ ही साथ महिलाएं जो है वो बिल्कुल भी भूल कर कौन से कार्य हैं जो नहीं करने हैं उनको ये भी बतलाऊंगी। और क्या हम खरमास के चलते मायके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं कि कब से खरमास यानी मलमास प्रारंभ हो रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से खरमास का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषी के अनुसार भी एक साल में 2 बार खरमास लगते हैं, जो कि पूरे 1 महीने तक रहता है। इस साल 2024 का दूसरा खरमास जो प्रारंभ हो रहा है वो 15 दिसंबर साल 2024 से शुरू हो रहा है। इस दिन धनु संक्रांति भी है। खरमास 15 दिसंबर साल 2024 से शुरू होकर वहीं 14 जनवरी साल 2025 के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन समाप्त होंगे। खरमास के दौरान सूर्यदेव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि खरमास के चलते हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए, जिन कार्यों को करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो खरमास के चलते पूजा पाठ, भजन कीर्तन जैसे कार्य किए जा सकते हैं। खरमास का महीना पूजा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा ऐसे कुछ मांगलिक कार्य भी हैं जिन्हें खरमास के दौरान करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। चलिए वो भी जान लेते हैं कि खरमास के दौरान कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। खरमास में कौन से कार्य कर सकते हैं, इसमें भी एक नज़र डाल लेते हैं। खरमास में दैनिक पूजा पाठ किया जा सकता है। खरमास में व्रत रखा जा सकता है। खरमास में इष्ट देव की पूजा पूरी विधिवत तरीके से की जा सकती है। खरमास के दौरान ग्रहों की शांति के लिए मंत्र जाप भी कर सकते हैं। उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ खरमास में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान करना बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व इसका बतलाया गया है। खरमास में भूखे पशु पक्षियों को अन्न यानी दाना खिलाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। खरमास के दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है दोस्तों। तो अगर आपको अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करना है तो खरमास के दौरान आप सूर्य देवता को जल अवश्य देवें। खरमास में स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। खरमास में रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना पूरे विधिवत करने से भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। खरमास के दौरान बृहस्पति की पूजा की जाती है। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। खरमास में तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। खरमास के दौरान हम तुलसी जी को जल भी पूरे विधिवत तरीके से अर्पित कर सकते हैं। खरमास के दौरान भजन कीर्तन किया जाना बहुत ही ज्यादा शुभ और उत्तम माना गया है। ये तो कार्य जो हैं जो हमें खरमास के चलते करना है, जिन कार्यों को करते हुए बहुत ही ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें खरमास के चलते कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जो अशुभ होता है। जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि मीन या धनु में होते हैं तो गुरु ग्रह की शक्तियां कम हो जाती हैं। गुरु ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है। वहीं जब बृहस्पति की शक्तियां कम होती हैं तो शुभ कार्य का फल नहीं मिलता है। इसी कारण खरमास के चलते शुभ व मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि खरमास के चलते हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना है। तो जो 16 संस्कार होते हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अन्य शुभ कार्यों में भी पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है, जैसे कि विवाह, अन्नप्रसान, नामकरण, चूड़ाकर्म, विद्या आरंभ और किसी नए व्यापार व्यवसाय को प्रारंभ करना, जैसे कि जमीन आदि खरीदना,
कुछ नया वाहन खरीदना और अन्य शुभ मांगलिक कार्य पूरी तरह से वर्जित होते हैं। खरमास के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। घर बनवाने के लिए भूमि भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए इस समय खरमास के चलते, और ना ही घर बनवाने की शुरुआत करनी चाहिए, ना ही भूमि पूजन करवाना चाहिए। इस तरह से जो है कुछ ऐसे मांगलिक कार्य हैं जो खरमास में पूरी तरह से मनाही की जाती है, शुभ नहीं माना जाता है। और खरमास में तामसिक भोजन भी ना करें हो सके तो। अब साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि क्या हम खरमास में मायके जा सकते हैं। देखिए, जिनकी अभी मतलब दिसंबर के महीने में शादी हुई है या नवंबर से ही कुछ शुभ मुहूर्त जो विवाह के शुरू हो गए थे, जिनकी नवंबर दिसंबर में शादी हुई है, वो खरमास के चलते जिनकी पहली विदाई होगी ससुराल से, मतलब शादी होने के बाद हम जब अपने ससुराल चले जाते हैं तो जिनकी पहली विदाई होगी ससुराल से, पग फेरे वगैरह होते हैं, तो पहली विदाई अपने ससुराल से अपने मायके जाने के लिए नहीं करनी चाहिए खरमास या मलमास के चलते। ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर खरमास लग गए हैं तो हम ससुराल से जो पहली विदाई होती है पग फेरे के लिए जब हम अपने मायके जाते हैं तो वो खरमास के चलते हमें नहीं करने चाहिए। तो जिनको पग फेरे करने हैं, जिनकी पहली विदाई होगी शादी के बाद ससुराल से मायके जाने के लिए, तो वो 14 जनवरी यानी खिचड़ी के बाद ही जो है वो अपने मायके वगैरह जा सकते हैं। अब बाकी के आपके घर के नियम और विधि क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पहली विदाई जो है वो ससुराल से मायके जाने के लिए खरमास के चलते नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको खरमास की संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।